Hello everyone, I hope you all are well and doing well. So today's lecture we will start physical pharmacy. Today's we will discuss one of the topic which is concerned with the physical pharmacy. So basically whenever you study the physical pharmacy, this physical pharmacy comprises of some important topic which is more concerned with various kind of fundamental which will help you in various kind of dosage form. तो जैसे कि तुमको पता होगा कि जब कभी कोई भी डोजेस फॉर्म हम डिजाइन करते हैं तो हर एक डोजेस फॉर्म को डिजाइन करने के लिए हमें कई जगह कुछ बेसिक फंडामेंटल्स चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर जब आप डोजेस फॉर्म डिजाइन करेंगे या तो आप कोई सॉलिड डोजेस फॉर्म डिजाइन करेंगे या लिक्विड डोजेस फॉर्म डिजाइन करेंगे या गैसियस डोजेस फॉर्म डिजाइन करेंगे, तो जब कभी भी हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं तो दैट स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट डोजेस फॉर्म्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकल फार्मेसी. ठीक है, मींस लिक्विड कैसा बिहेवियर शो करेगा, कोई फॉर्मुलेशन अगर लिक्विड डोजेस फॉर्म की है तो वो कैसा बिहेवियर शो करेगी, सॉलिड डोजेस फॉर्म की है तो वो कैसा बिहेवियर शो करेगी, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है तो कैसा बिहेवियर शो करेगी. तो इफ वी आर स्टडिंग अबाउट द सम फिजिकल बिहेवियर ऑफ वेरियस काइंड ऑफ डोजेस फॉर्म, तो वो सारे फिजिकल बिहेवियर जो हैं वो फिजिकल फार्मेसी के अंदर आते हैं. तो जनरली अगर हम यहाँ पर फिजिकल बिहेवियर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हम मोस्ट कॉमनली स्टडी करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. हम यहाँ पर जो फिजिकल फार्मेसी में जिन चैप्टर्स को हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके पास आपको एक चैप्टर देखने को मिलेगा जिसको हम कहते हैं रिहोलॉजी. दूसरा चैप्टर हमको देखने के लिए मिलता है दैट इज माइक्रोमेरेटिक्स. रिहोलॉजी में हम फ्लो ऑफ फ्लूइड्स की स्टडी करते हैं. यहाँ पर हम फ्लो ऑफ फ्लूइड की स्टडी करेंगे, फ्लो ऑफ फ्लूइड एंड डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड. ये दो स्टडी हम यहाँ पे करते हैं. माइक्रोमेरेटिक्स में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ फाइन पार्टिकल. ठीक है, जैसा हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि फिजिकल फार्मेसी में आखिर हमको पढ़ना क्या है, तो जो भी डोजेस फॉर्म है उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो अगर लिक्विड डोजेस फॉर्म है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है, तो आप रियोलॉजी में उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी कर रहे हैं कि जब उनको फॉर्मुलेट करोगे तो उनके बिहेवियर की स्टडी कैसे करोगे. ऐसे ही अगर आप कोई सॉलिड डोजेस फॉर्म बना रहे हैं तो कोई भी चीज जब प्रोसेस करेंगे आप, या इवन लिक्विड डोजेस फॉर्म बना रहे हैं या इवन गैसेस डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, तो सस्पेंशन में भी अगर सॉलिड पार्टिकल है तो उनका बिहेवियर कैसे होगा, वो सारी चीजें हम किसमें स्टडी करेंगे, माइक्रोमेटिक्स में. तो फाइन पार्टिकल की अगर आप स्टडी कर रहे हो, अब वो फाइन पार्टिकल चाहे आप गैसियस डोजेस फॉर्म में इनकॉर्पोरेट करो या लिक्विड में या सॉलिड में, दिस ऑल काइंड ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रोमेटिक्स. ऐसे ही अगर कहीं पर भी फ्लो के कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप सस्पेंशन बना रहे हैं, इमल्शन बना रहे हैं, जेल बना रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें कहाँ पे कवर होती हैं, रियोलॉजी. इसके अलावा जब हम कोई फॉर्मुलेशंस बनाते हैं तो उनकी यही फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, हर एक चीज की अपनी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है और उन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टी के चेंज को हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो एक टेक्निक बन जाती है. जब कभी आप कोई एनालिटिकल टेक्निक की बात करते हैं जिसमें आप किसी कंपाउंड का कंसेंट्रेशन निकाल रहे हैं, डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो दिस ऑल आर द फिजिकल प्रॉपर्टी. तो आप इन फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे आइडिया लगाते हैं कि किसी प्रोडक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी जब आपने बनाई तब क्या थी, आज से 1 साल बाद क्या होगी, 2 साल बाद क्या होगी, कब आप किसी प्रॉपर्टी के चेंज होने पे इसको क्या बोल दोगे, एक्सपायर हो गया. भाई आप इसे प्रॉपर्टी के बेसिस पे आइडिया लगाते हो ना. सपोज अगर आपको कोई ड्रग सब्सटेंस दे दिया गया है या आपके पास कोई घर में ऑइंटमेंट रखा या क्रीम रखा और आपने उसको टेक्सचर छीक के देखा, आप उसको उसका टेक्सचर चेंज हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ ये खराब हो गया है, इसने लिक्विड जो है वो छोड़ दिया है. तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जो उसका टेक्सचर है, उसका जो इसेंस है, जो उसका स्मेल है, वो ऐसी कोई भी चीज चेंज होती है तो आपको उससे आइडिया लग जाता है कि उसकी प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो ऐसे ही यहाँ पर हम ड्रग स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी स्टडी भी समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज. उनकी किन प्रॉपर्टी में चेंज होने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है. तो जिस भी टाइप की प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है, वी आर स्टडीज अबाउट द चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, और उन चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी से हम किसका आइडिया लगाएंगे, ड्रग स्टेबिलिटी. ठीक है, तो यहाँ पर ड्रग स्टेबिलिटी में हम जनरली स्टडी करते हैं कि प्रॉपर्टी चेंज होने से उसकी सेल्फ लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स की स्टडी करेंगे कि किन किन पैरामीटर का सेल्फ लाइफ इफेक्ट पड़ता है, और हम यहाँ पे यही सीखेंगे कि किसी भी ड्रग प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ कैसे निकाली जाती है.
तो यहाँ पर हम ड्रग स्टेबिलिटी के बारे में भी बात करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम फिजिकल फार्मेसी में इन्हीं प्रॉपर्टी के बेस पर कुछ सिस्टम का एग्जाम्पल भी लेंगे ताकि हम इन प्रॉपर्टी को समझ सके। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम कुछ सिस्टम की भी स्टडी करेंगे, जैसे कि कोलाइडल सिस्टम क्या होते हैं और कोर सिस्टम क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ सिस्टम की स्टडी भी करेंगे, दैट इज कोलाइडल सिस्टम एंड कोर सिस्टम। तो ये इसका कोरिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि आप इन सारी प्रॉपर्टीज को समझ सके। इसलिए फिजिकल फार्मेसी में हम इन प्रॉपर्टीज के साथ साथ इन प्रॉपर्टी को कोरिलेट करने के लिए यहाँ पर हम कुछ सिस्टम को ही पढ़ेंगे। तो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो आपको ये 3 जो चैप्टर्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो फिजिकल फार्मेसी के अलावा आपको और कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट से कोरिलेट, जैसे कोलाइडल सिस्टम या कोर सिस्टम तो आप फार्मास्यूटिक्स के कंसर्न में भी इनके बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन रियोलॉजी, माइक्रोमेरेटिक्स और ड्रग स्टेबिलिटी जो है, इट इज अ कोर कंसर्न ऑफ द फिजिकल फार्मेसी। तो जब आप फिजिकल फार्मेसी की बात करेंगे तो हमें इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करना होता है। तो सबसे पहले हम आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज रियोलॉजी। चलो, तो सबसे पहले पॉइंट पर आ जाते हैं हम, रियोलॉजी जो हम स्टार्ट करेंगे। और ये एक पहला पॉइंट जो है वो हम पहले यहाँ पर समझ चुके हैं रियोलॉजी के कंसर्न में, कि जब कभी भी आप रियोलॉजी की स्टडी कर रहे हो तो रियोलॉजी में आपको 2 चीज देखना है, फ्लो ऑफ फ्लूइड और डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। मींस रियोलॉजी में आप फ्लूइड का फ्लो मींस लिक्विड के फ्लो की स्टडी भी करेंगे और सॉलिड के डिफॉर्मेशन की स्टडी भी करेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि हाँ ये तो बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन जाता है और कई बार हमसे गलत भी हो जाता है। तो इसलिए याद रखना, अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये रियोलॉजी जो है वो किस चीज से डील्स करती है, तो दोनों चीज से डील करेगी, फ्लो ऑफ फ्लूइड से भी और डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड से भी। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि पहला जो स्टेटमेंट था हमारे पास, ये स्टेटमेंट क्या है कि जो रियोलॉजी है ये किससे डील करता है। तो रियोलॉजी का किससे डील्स कर रहा है, फ्लो ऑफ फ्लूइड, जिसके अंदर हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, फ्लो ऑफ लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट चीज, और सेकंड चीज हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। तो याद रखना है हम इन दोनों चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कैसा बनेगा, तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, ब्रांच ऑफ साइंस रियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ। तो रियोलॉजी जो है ये किससे डील्स करेगा, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है फ्लो ऑफ लिक्विड, दूसरा लिखा है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, थर्ड लिखा है बोथ ए एंड बी, और फोर्थ लिखा है फ्लो ऑफ गैस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ए और बी, कि ये रियोलॉजी जो है ये फ्लो ऑफ लिक्विड और डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड दोनों ही इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ध्यान रख सकते हो। ओके, सो यू ऑलवेज भी रिमेंबर कि हम जो छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ते हैं वहां से किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हमने बात की यहाँ पे कि रियोलॉजी के अंदर हम किन किन चीजों को पढ़ेंगे। तो एक हम पहले तो लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो रियोलॉजी का चैप्टर है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम पूरा डिस्कशन जो करेंगे वो लिक्विड के रिस्पेक्ट में करेंगे, सेकंड पार्ट में जो हम डिस्कशन करेंगे वो हम सॉलिड के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, सो इन फर्स्ट पार्ट वी हैव टू स्टार्ट डिस्कशन ऑफ लिक्विड, की फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर रियोलॉजी में अगर हम फ्लो से डील कर रहे हैं, ये देखो हम किससे डील कर रहे हैं, फ्लो से। तो यहां पर लिखा हुआ है कि अगर आप फ्लो ऑफ लिक्विड को देख रहे हैं, फ्लो प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, तो दिस फ्लो प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। ध्यान रखना, फ्लो प्रॉपर्टी को आप क्या बोलोगे, फ्लो प्रॉपर्टी को आप कहते हो फ्लूइडिटी, मतलब बहने की क्षमता। किसी लिक्विड के बहने की जो प्रॉपर्टी है उसे आप कहते हो फ्लूइडिटी। और एक वर्ड आता है विस्कोसिटी, देखो ये लिखा हुआ है, फ्लूइडिटी और विस्कोसिटी ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फ्लूइडिटी, ये हमारे पास एक वर्ड था फ्लूइडिटी, जिसका मतलब ही क्या बता रहा है, फ्लूइडिटी मतलब जो बहे, विस्कोसिटी मतलब जो फ्लूइडिटी का जस्ट अपोजिट हो, जो बहने को रोके, अपोज फ्लो ऑफ लिक्विड, या इसी को आप क्या कह सकते हो, रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो अगर कहीं पर रेजिस्टेंस हो रहा है या फ्लो का अपोज हो रहा है, ऐसी फिनोमिना को हम विस्कोसिटी बोलेंगे।
तो याद रखना रेहोलॉजी जो है वो, रेहोलॉजी का कंसर्न जो है सीधा सीधा रेहोलॉजी का रिलेशन फ्लूइडिटी से आता है, लेकिन हमेशा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, किताब में एक्सप्लेनेशन जो दिया जाता है वो हमेशा विस्कोसिटी के रिस्पेक्ट में दिया जाता है। ठीक है, ग्राफ जो बने होते हैं वो विस्कोसिटी का ग्राफ, अगर विस्कोसिटी का ग्राफ कहीं पर बना हुआ है कि विस्कोसिटी बढ़ रही है, इसका सिंपली मीन्स है कि उसका फ्लो जो है वो कम हो रहा होगा, फ्लूइडिटी जो है वो कम हो रही है। क्लियर है सभी को बात? तो यहाँ पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज थी, सबसे पहली बात है हमारे लिए, दैट इज फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब बहने की प्रॉपर्टी होती है, और विस्कोसिटी मतलब जस्ट अपोजिट टू द फ्लूइडिटी। तो दो वर्ड है हमारे लिए, फ्लूइडिटी और विस्कोसिटी। तो याद रखना बच्चों, यहाँ पर हम जो पूरे स्टडी और हमेशा जो भी एग्जांपल्स देंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, जो भी डेरिवेशंस यहाँ पर हम पढ़ते हैं वो विस्कोसिटी के लिए पढ़ते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए कि क्वेश्चन अगर विस्कोसिटी के टर्म्स में पूछा है तो आंसर क्या दोगे आप, और फ्लूइडिटी के टर्म्स में पूछा है तो क्या दोगे। तो ऐसे समझना, आपको अगर मैंने पानी दे दिया और शहद दे दिया और मैं आपसे पूछूं कि बताओ फ्लूइडिटी किसकी ज्यादा होगी, बहने की क्षमता किसकी ज्यादा होगी, तो पानी के बहने की। अगर हम दोनों को सेम पॉइंट से, है ना, किसी पॉइंट से गिराते हैं तो पानी तेजी से बहेगा, वहीं शहद जो है वो धीरे धीरे बहेगा। तो जो बहने की जो प्रॉपर्टी है, इसका मतलब पानी की फ्लूइडिटी ज्यादा है। वहीं पर अगर मैं दूसरे सेंस में बात करूं, विस्कोसिटी किसकी ज्यादा है, तो शहद की, हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है, क्योंकि वो स्लो स्लो फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट होते हैं फ्लूइडिटी एंड विस्कोसिटी, ये आपको याद रखना है। चलो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम, जो हमको समझना है, जो हमने कहा अभी जस्ट कि फ्लूइडिटी और विस्कोसिटी जो है वो जस्ट अपोजिट होते हैं, तो इनके बीच का जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो फ्लूइडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट लुक्स लाइक सम स्मॉल एन की तरह जो दिखाई देता है। तो आप हमेशा याद रखना, ये रिलेशन से भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि फ्लूइडिटी और विस्कोसिटी में क्या रिलेशन है। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फ्लो ऑफ फ्लूइड। फ्लो ऑफ फ्लूइड के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। चलो सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एज फ्लूइडिटी इंक्रीज। अगर फ्लूइडिटी इंक्रीज होती है, किसी चीज की फ्लूइडिटी अगर ज्यादा है, विस्कोसिटी ऑल्सो इंक्रीज। अगर फ्लूइडिटी ज्यादा है तो विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी, पहला पॉइंट कहता है। दूसरा कहता है एज फ्लूइडिटी डिक्रीज, अगर फ्लूइडिटी डिक्रीज होती है, फ्लूइडिटी किसी की कम है, तो विस्कोसिटी भी कम होगी। तीसरा पॉइंट कहता है अगर फ्लूइडिटी ज्यादा है, फ्लूइडिटी इंक्रीज है, तो विस्कोसिटी क्या है, कम है। फोर्थ पॉइंट कहता है फ्लूइडिटी इंक्रीज है तो विस्कोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, द करेक्ट आंसर इज सी। आपका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, दिस इज योर करेक्ट आंसर, कि अगर किसी चीज की फ्लूइडिटी ज्यादा कर दी जाए तो उसकी विस्कोसिटी ऑब्वियसली कम होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों का रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन। तो हमने अभी, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आपको हमेशा जब भी पढ़ना, जिस भी स्टेटमेंट को पढ़ना, आपको समझ में आना चाहिए कि वहां से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। ओके, सो अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमने अभी दो पॉइंट को समझ लिया, पहला रेहोलॉजी में क्या पढ़ना है, फिर हमने कहा कि रेहोलॉजी के अंदर आपको दो चीजों के बारे में पढ़ना है, पहला लिक्विड है, दूसरा सॉलिड है। अभी हम लिक्विड पार्ट के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर हम अभी जो भी स्टडी करेंगे वो हम लिक्विड के कंसर्न में करेंगे। क्लियर है, तो हम यहाँ पर जो स्टडी करेंगे वो अभी फ्लो ऑफ लिक्विड के लिए करेंगे। तो हम यहाँ पर फ्लो ऑफ लिक्विड के रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं, और फ्लो ऑफ लिक्विड के रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने कहा दो टर्म आपके पास आने वाली है, एक फ्लूइडिटी और दूसरी विस्कोसिटी, जिसको हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम यहाँ पर, कि अगर हमें इसे एक्सप्लेन करना है तो हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैंने कहा कि अब आपका जो मैक्सिमम डिस्कशन होगा बच्चों, वो विस्कोसिटी के रिस्पेक्ट में होगा। तो विस्कोसिटी हमने पहले ही बताया, विस्कोसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो फ्लूइडिटी के जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब है ये रजिस्ट करती है, किसी भी फ्लूइड के फ्लो होने को जो रजिस्ट करे। अ प्रॉपर्टी विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ विस्कोसिटी क्या है, तो सिंपली आप क्या बताओगे कि विस्कोसिटी क्या है, अ प्रॉपर्टी विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। मींस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन।
अब ये दो नए वर्ड आ गए हमारे पास, एक वर्ड आ गया हमारे पास स्ट्रेस और एक वर्ड आ गया हमारे पास स्ट्रेन। दो वर्ड आ गए हैं। तो सबसे पहला वर्ड हम यहाँ पे समझेंगे स्ट्रेस क्या होता है। तो ये रहा हमारे पास पहला वर्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, आप अपने टूथपेस्ट का एग्जांपल समझिए। जो टूथपेस्ट होता है, उस टूथपेस्ट में सुबह क्या करते हैं, जब आपको आपके ब्रश के ऊपर टूथपेस्ट को अप्लाई करना होता है तो आप क्या करते हैं, उसके ऊपर पीछे की तरफ से क्या करते हैं, स्ट्रेस लगाते हैं। तो आपने क्या किया, स्ट्रेस लगाया मतलब आपने अपने थंब से एक पर्टिकुलर एरिया में फोर्स लगाया, तो वो क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। और जब आपने वो फोर्स लगाया तो उस फोर्स की वजह से उसके अंदर जो मटेरियल था वो मटेरियल आगे की तरफ फ्लो किया। ठीक है ना। पहले उसका जो डिस्टेंस था, इसको एग्जांपल से समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज ये हमारे पास, ठीक है, एक टूथपेस्ट का कंटेनर है, एज्यूम कर लेते हैं, और ये उसका माउथ है। ठीक है, इसके अंदर आपका मटेरियल भरा हुआ है। अब आपने क्या किया, आपने यहां पर इसको प्रेस किया, इस रीजन पर आपने प्रेस किया, और जब आपने इस रीजन पे प्रेस किया तो जो मटेरियल अभी यहां पर था वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो अब इस मटेरियल ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है और एक स्पीड से किया। अगर आप बहुत ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो बहुत तेजी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप धीरे धीरे वेट लगाओगे तो ये भी धीरे धीरे निकलेगा। तो ये कितना बाहर आएगा ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आप कितना फोर्स लगा रहे हो। तो स्ट्रेस का मतलब क्या है, ये वाला रीजन, यहां पर जो आप फोर्स लगा रहे हैं, दिस रीजन, यहां पर जो आपने फोर्स लगाया है, यहां पर जो चेंज देखने को मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड फोर्स पर यूनिट एरिया। और दूसरा वर्ड क्या है, स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब जिस स्पीड से ये बाहर जा रहा है, वेलोसिटी, और जितना डिस्टेंस यहां से जहां तक का उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो वेलोसिटी बाय डिस्टेंस अगर आप करोगे तो स्ट्रेन है। तो हमने देखा कि अगर कहीं पर भी आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से आपको उसके रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ यहां पर भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अगर हम इन दोनों चीजों की स्टडी करते हैं तो एक जहां पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं वो कहलाता है इस आपका स्ट्रेस, और जहां पर उसकी डिस्टेंस और उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है वो कहलाता है स्ट्रेन। क्लियर है। तो पहली चीज थी स्ट्रेस और स्ट्रेन। यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ स्ट्रेस को करेक्टली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो व्हाट इज स्ट्रेस, तो स्ट्रेस को क्या लिखोगे आप कि स्ट्रेस क्या होता है। तो आप सिंपली अगर आपको डिफाइन करना है कि स्ट्रेस क्या है तो क्या लिख सकते हो आप, स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन क्या है, तो यहां पर वेलोसिटी हमको देखने को मिल रही है, चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर जो भी चेंज आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसके डिस्टेंस के साथ यहां पर जो भी चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं आपको, तो ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, दिस इज योर स्ट्रेन। तो अगर आपको कोई पूछे कि विस्कोसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है तो आप कहोगे स्ट्रेस और स्ट्रेन। और यहाँ पे फिर से आपके लिए क्वेश्चन आ गया कि बताओ स्ट्रेस क्या होता है, तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। भाई अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन बना दूं कि स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया है, वेलोसिटी पर यूनिट एरिया है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो आपको पता होना चाहिए कि करेक्ट ऑप्शंस क्या होंगे। तो पहली चीज जो समझनी थी वो हमें ये समझना था कि अगर स्ट्रेस लिखा हुआ है तो उसका मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया है, स्ट्रेन लिखा हुआ है उसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है। ओके, रिलेशन डायरेक्ट है। अगर आप बहुत तेजी से दबा दोगे तो बहुत ज्यादा टूथपेस्ट बहुत स्पीड से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो जितना स्ट्रेस आप लगाएंगे उतना ही स्ट्रेन में भी चेंज आएगा।
अगला पॉइंट जो आता है बेटा वो इनके फॉर्मूले या इनकी यूनिट से आता है। तो फॉर्मूला था फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को हम लिखते हैं न्यूटन और एरिया को हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट बन जाती है वो यूनिट बन जाती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है। स्ट्रेस की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है, फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी में चेंज डिस्टेंस के साथ होना। ये हमने लिख लिया था। अब अगर और इसको सिंप्लीफाई करें तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का मतलब क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो आप, मीटर, और टाइम को क्या लिख सकते हो आप, सेकेंड। ठीक है, तो जहां पर वेलोसिटी है इसकी यूनिट क्या हो गई, यहां पर क्या लिख दोगे आप, मीटर पर सेकेंड। और जो डिस्टेंस है इसका भी क्या हो जाएगा, मीटर। तो देखो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। अगर इसी चीज को हम ओके, इसी चीज को हमने यहां पर सिंप्लीफाई कर दिया है। जहां पर वेलोसिटी थी वहां पे अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखोगे आप, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आपने लिखा जहां पर वेलोसिटी थी, और जहां पर डिस्टेंस था वहां पर आपके पास सिर्फ क्या आ जाएगा, दैट इज मीटर। तो डिस्टेंस से डिस्टेंस आपका कैंसिल हो गया, यहां पर क्या बच रहा है आपके पास, 1/सेकेंड बच रहा है। ठीक है, चलो तो यहां पर इसलिए आपको याद रखना है कि यहां पर जब भी आपको दिया जा रहा है तो आपको याद रखना है कि इसमें रिलेशन क्या हो सकता है, और अगर आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर तो किस तरीके से आप इसकी यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं हम, कि इनको जब डिफाइन करना होता है तो हमें पता है फॉर्मूला है, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस का, और स्ट्रेन का जो था वो डेल, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ओके, तो रिलेशन क्या थी बच्चों, स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेन के, ये रिलेशन थी। अब हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटा रहे हैं। तो यहां पर एक कांस्टेंट जो है वो हम यहां पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक ईटा कोएफिशिएंट यहां पर इंप्लीमेंट किया है, जैसे हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनल के साइन को अलग किया है। तो अगर हम ईटा को लिखना चाहेंगे तो उस रिलेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो उस रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो दिस इज योर फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। दिस नीटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये क्या होता है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। योर फॉर्मूला इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो याद रखना, अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ईटा है, तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, स्ट्रेन। ध्यान रख सकते हैं, तो दिस इज योर फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये आपका विस्कोसिटी का फॉर्मूला है। चलो, तो यहां पर हमारे लिए जो थर्ड क्वेश्चन बना वो क्वेश्चन क्या बना, कि अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछ ले कि यूनिट क्या होती है, तो आपको यूनिट से याद रखना है। तो अभी हमने पहले यूनिट किसकी पढ़े थे, स्ट्रेस की यूनिट पढ़ लिए थे, न्यूटन पर मीटर, और स्ट्रेन की पढ़ लिए थे, दैट इज 1/सेकेंड। तो अब अगर कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की आपसे यूनिट निकालने के लिए कह दे कोई, तो कॉफिशिएंट ऑफ यूनिट इसकी विस्कोसिटी की अगर आपसे यूनिट निकालने के लिए बोल दे, तो देखो क्या हो गया, इसका क्या था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका क्या था, 1/सेकेंड। तो आप यहां पर ये आपने इसको यूनिट लिख दिया, इसको सिंप्लीफाई करके अगर आप लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द पोर्शन ऑफ यूनिट, और जो यूनिट वाला पोर्शन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दिस, कि जहां कहीं भी आपके पास यूनिट वाला पोर्शन है, वो यूनिट वाला पोर्शन जो है वो आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट। तो ये इतने पॉइंट आपको याद रखना है। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन याद रखना है, फिर स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको याद रखना है, और बोलते क्या है वो भी याद रखना है, स्ट्रेन का फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दिस
दिस नीटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसकी यूनिट क्या हो सकती है? तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो है वो यूनिट से पूछा जा सकता है, इसलिए आपको यूनिट भी याद रखनी है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, तो अभी तक जितना भी डिस्कशन किया हमने, इस डिस्कशन के लिए हमारे पास इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जिसमें हमने फॉर्मूले की बात की है। और तो यहाँ पे पूछा विच आर द राइट एक्सप्रेशन ऑफ विस्कोसिटी, तो हमने जितने भी लिखे थे, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, ये इसको कई बार इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सारे के सारे फॉर्म सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, यूनिट से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। ऐसे ही ये तो हमने नॉर्मली कैलकुलेट कर लिया। सीजीएस सिस्टम में जब विस्कोसिटी को लिखा जाता है तो उसे वहां पर पॉइस और सेंटीपॉइस लिखा जाता है। तो यूनिट से एक और जो क्वेश्चन हो सकता है वो आपको याद रखना है कि यहां से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो इसकी जो यूनिट है वो पॉइस और सेंटीपॉइस हो सकती है, ठीक है ना। एक और वर्ड आता है स्ट्रोक और सेंटी स्ट्रोक, वो क्या होगा वो भी हम समझाएंगे, वो भी इसकी यूनिट के अंदर आता है। तो यूनिट आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि यूनिट से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हमने नॉर्मल सिस्टम में यहाँ पर देखा था कि यूनिट का सिस्टम अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं मैथमेटिकली तो ये आएगा। ऐसे ही सीजीएस सिस्टम में विस्कोसिटी को पॉइस, सेंटीपॉइस और स्ट्रोक, सेंटी स्ट्रोक में भी डिफाइन किया जाता है। और मैंने क्या बोला था, अगर आप विस्कोसिटी को पढ़ रहे हो तो फ्लूइडिटी इसकी अपोजिट हो जाएगी। तो फ्लूइडिटी क्या होगी? जस्ट अपोजिट, 1 बाय पॉइस 1 बाय सेंटीपॉइस कर दोगे तो रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी। मींस अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ, सिंपली आपसे कोई पूछे कि बताओ फ्लूइडिटी क्या होती है, तो फ्लूइडिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फ्लूइडिटी जो है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ, मैं यहां पे लिख देता हूं, रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी। मींस रिलेशन कैसा होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। क्लियर है बात? मींस फ्लूइडिटी क्या होगा? दैट इज 1 बाय नीटा। दिस इज 1 बाय, मैं यहाँ पे स्मॉल एन करके लिख रहा हूं, दिस इज नीटा, ये जो सिंबल आप देख रहे हो। तो ये दिस इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। जस्ट इसका अगर आप अपोजिट कर देते हैं, अगर आपने अपोजिट कर दिया है तो ये क्या बन जाता है? फ्लूइडिटी। तो मैं बार बार समझा रहा हूं, यहीं पर गड़बड़ होती है हमेशा बच्चों से, तो आपको ध्यान रखना है कि आपसे विस्कोसिटी पूछी गई है या फ्लूइडिटी पूछी गई है। ओके, सो अगले पॉइंट पर चलते हैं हम। एक्सप्रेशन ऑफ विस्कोसिटी अलग अलग है। कुछ एक्सप्रेशन हमने पहले पढ़ा मैथमेटिकल फॉर्मूले के फॉर्म में, एक एक्सप्रेशन हमने पढ़ा सीजीएस सिस्टम में पॉइस, एंटीपॉइस के लिए। ऐसे अगर आप देखोगे तो आपको वर्ड लिखा होता है डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनामेटिक, नॉट काइनेटिक, इट इज अ काइनामेटिक विस्कोसिटी। बस फर्क क्या है दोनों में? यहां पर जो अभी आपने कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा, ठीक है ना, ये जो नीटा पढ़ा, ये जो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये सारी चीजें हमने जो पढ़ा ये सब डायनेमिक विस्कोसिटी। अगर इस डायनेमिक विस्कोसिटी को आप डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी को आप किससे डिवाइड कर देते हैं? डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं। ये लिखा ना, विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अगर आप इसको विस्कोसिटी से डिवाइड कर देते हैं तो इसको हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोल देते हैं। और जहां पर डायनेमिक वर्ड होता है उसको आप पॉइस, सेंटीपॉइस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जहां पर डेंसिटी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उसको आप स्ट्रोक और सेंटी स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? ध्यान रख सकते हैं। चलो, तो हमेशा आपको याद रखना है कि ये जो दोनों एक्सप्रेशन है, डायनेमिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी, बस आपको बहुत ज्यादा चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो चीजें यहाँ पर याद रखनी है वो क्या याद रखना है कि जो डायनेमिक विस्कोसिटी है, आप उसी विस्कोसिटी को सिर्फ किससे डिवाइड करेंगे? डेंसिटी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो भी मटेरियल जिसकी विस्कोसिटी निकाल रहे हैं उसके डेंसिटी से आपको उसको डिवाइड कर देना है। तो इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी एक बार जीपैट में पूछ चुका है डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी से क्वेश्चन, इसलिए आपको याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चंस आपके लिए कई बार एग्जाम में बन जाते हैं। तो ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दैट कि अगर आपसे इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको यूनिट में बार बार कह रहा हूं यहां से इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए यूनिट वाला पोर्शन आपको याद रखना है। ओके, अगले पॉइंट पर आते हैं हम।
अब जैसे एक छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन ही दिया हुआ है प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, आंसर भी मेंशन है, तो अभी हम उसको समझने के लिए ले लेते हैं। स्टोक इज द यूनिट ऑफ, अभी हमने जैसे यहाँ पे अभी पढ़ा स्टोक और सेंटी स्टोक, ठीक है। ओके, स्टोक और सेंटी स्टोक अभी हमने पढ़ा, पॉइस सेंटी पॉइस आप डायनेमिक में बताएंगे, स्टोक और सेंटी स्टोक जो है वो आप काइनेमेटिक में बताएंगे। तो आपसे क्या पूछा है, स्टोक जो है वो कौन सी विस्कोसिटी की यूनिट है, तो काइनेमेटिक की, देखो ऊपर कंफ्यूज करने के लिए काइनेटिक वर्ड भी लिखा हुआ, तो आंसर क्या होगा, दिस इज अ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो स्टोक और सेंटी स्टोक यूनिट किसकी होती है, तो इस टाइप से आपके पास हमेशा क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना। अगला पॉइंट आते हैं कि सपोज हमने बात कर लिया विस्कोसिटी दिए, दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ विस्कोसिटी, लेकिन किसी भी कंपाउंड की क्या विस्कोसिटी हमेशा एक जैसी रहती है या वो डिपेंड करती है समय के साथ, टाइम के साथ, टेम्परेचर के साथ, किस फैक्टर्स के साथ ये वेरी करती है। जैसे अगर तुमने देखा होगा कि अगर हम किसी चीज को हीट कर देते हैं तो हीट करने के बाद कोई भी चीज जो पहले कंसिस्टेंसी ज्यादा थी उसकी कंसिस्टेंसी कम हो जाती है, कोई चीज गाढ़ी है उसको गर्म करते हैं तो पतली हो जाती है, इसका मतलब है कि उसकी विस्कोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से विस्कोसिटी क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, दैट इज टेम्परेचर। तो बच्चों अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो हमने क्या कहा कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो विस्कोसिटी में क्या चेंज आएगा, और मैंने कहा ना यहां पर हम फिजिकल कैरेक्टर की स्टडी करेंगे, जब आप कोई लिक्विड डोजेस फॉर्म बना रहे हो तो क्या होगा, गैसियस डोजेस फॉर्म बना रहे हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमारे पास सब्सटेंस जो है, एक सब्सटेंस है लिक्विड और दूसरा सब्सटेंस है गैस। वी हैव अ टू काइंड ऑफ सब्सटेंस, फर्स्ट वन इज लिक्विड, सेकंड वन इज गैस। तो हम क्या देखते हैं, जब आप टेम्परेचर देते हो तो हीट होने के बाद जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है वो दूर दूर जाते हैं, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल तो पहले से ही दूर दूर थे, जैसे ही आपने हीट दिया तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, और काइनेटिक एनर्जी जब वो बढ़ गई तो वो क्या हो गए, आपस में टकराना स्टार्ट करते, तो टकराने की वजह से वो क्या आ गए पास, पहले वो पास में नहीं आ रहे थे लेकिन एनर्जी बढ़ने के कारण अब वो क्या आने लगे हैं, पास में आने लगे। ऐसे समझो आप क्या हुआ, अभी गैस के मॉलिक्यूल को समझने के लिए एग्जांपल ले लो, एक रूम है और उस रूम के अंदर गुब्बारे हैं और वो गुब्बारे अभी दूर दूर पड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही आपने फैन ऑन कर दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी अब आपने उनकी, तो वो क्या करने लगे, सब मूव करने लगे, और अब जब मूव कर रहे हैं वो, तो उस एनर्जी की वजह से कई बार क्या हो रहा है, वो आपस में आके टकरा रहे हैं। तो अब जब वो टकरा रहे हैं तो उस पॉइंट पर वो जो मॉलिक्यूल है वो पास में आ गए, ठीक है ना, तो उनके बीच के पार्टिकल का डिस्टेंस कम हो गया है। तो जब कभी पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कम होता है तो विस्कोसिटी बढ़ती है, और पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है तो विस्कोसिटी आपकी डिक्रीज होती जाती है। तो हमने कहा लिक्विड को गर्म कर रहे हो आप तो भाप की तरफ वो मूव करेगा, वेपर बनने की तरफ मूव करेगा, तो पार्टिकल दूर जा रहे हैं तो उनका फ्लो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो क्यों डिक्रीज हो गई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ाने से जो मॉलिक्यूल्स थे वो एक दूसरे से दूर जाने लगे, और जब वो दूर जाने लगे तो उनका फ्लो बढ़ गया है। लेकिन गैस के केस में जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो आपकी विस्कोसिटी बढ़ गई, विस्कोसिटी बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जब आपने बढ़ाया तो मॉलिक्यूल आपस में टकराने लगे, कोलिजन होने लगा, और इससे फ्लो प्रॉपर्टी डिक्रीज हो गई, ठीक है ना। तो देखो फ्लो विल डिक्रीज मतलब फ्लूइडिटी डिक्रीज और विस्कोसिटी इंक्रीज। तो हमेशा याद रखना, आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि बताओ टेम्परेचर इंक्रीज करने से किसकी फ्लूइडिटी बढ़ती है और किसकी फ्लूइडिटी कम होती है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से लिक्विड की विस्कोसिटी कम होती है तो फ्लूइडिटी बढ़ेगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं जिससे इजी हो जाएगा समझना। ओके, चल, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं। एक पॉइंट और क्या ऐड कर दे रहे हैं हम,
फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि लिक्विड टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, विस्कोसिटी डिक्रीज हुई है, तो फ्लूइडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और गैस के केस में विस्कोसिटी इंक्रीज हुई है तो फ्लूइडिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहां से इस टाइप से क्वेश्चंस आपके पास बन जाते हैं। आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, उस पर ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या गया है, विस्कोसिटी पूछी गई है या फ्लूइडिटी पूछी गई है। तो आपको हमेशा एक कंसर्न में किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलो, तो आज के कुछ फंडामेंटल हैं, एक बार जल्दी से फिर से वापस से सारे पॉइंट को रिकेप कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले कहा था हम रियोलॉजी में दो चीज के बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड और सॉलिड, जिसमें आज हमने क्या स्टार्ट किया है, लिक्विड स्टार्ट किया है। सेकंड पार्ट जो है वो पहले हम पूरा लिक्विड खत्म करेंगे, सेकंड पार्ट में हम सॉलिड पे आएंगे। तो पहले तो रियोलॉजी में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये डिस्कस करना है। फिर मैंने कहा था लिक्विड में हम दो चीज की बात करते हैं हमेशा, फ्लूइडिटी और विस्कोसिटी। ज्यादातर चीजें आप विस्कोसिटी के टर्म्स में पढ़ेंगे, जब कभी भी एग्जाम में आपसे फ्लूइडिटी पूछा जाए तो आपको जस्ट उसको इन्वर्स कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी इसलिए देखे थे। सेकंड मैंने बोला था बच्चों आपको फॉर्मूला याद रखना है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। फिर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है। और फिर हम उससे फाइनली कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालेंगे, उसकी यूनिट क्या होती है। फिर आप फ्लूइडिटी की यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट कर दोगे आप तो यूनिट किसकी निकलेगी, फ्लूइडिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और एक डिफरेंस बताया था मैंने आपको डायनेमिक और काइनेमेटिक्स में, एक इसका इसलिए हमने एक एग्जांपल भी देख लिया था कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और फिर हमने सबसे पहले फैक्टर की बात की है टेम्परेचर, फिर टेम्परेचर पे बेस्ड कुछ इक्वेशन से, जिसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ लिया है, एक बार आपको ये सारी चीजें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू टू द अपकमिंग क्लास। थैंक यू एवरीवन।